मैं किरण वर्मा आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाकू योद्धा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से क्वेश्चन करने वाले हैं फ्रेंड्स, जिससे आप सभी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दो। ठीक है, तो आज हम किस टॉपिक पर क्वेश्चन करेंगे मैं आप सभी को स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ। आज हम एसिड बेस मीन्स अम्ल और क्षार से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। इसी के साथ जो रिएक्शंस होते हैं, है ना, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और जो पीरियोडिक टेबल मीन्स आवर्त सारणी के जो एलिमेंट्स है फ्रेंड्स, है ना, उससे रिलेटेड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और आप सभी को कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे फ्रेंड्स जो बहुत ही नए भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो कृपया आप सभी वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप कंप्लीट नहीं देखेंगे तो कोई ना कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट मिस कर जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी का टाइम वेस्ट किए बिना ही मैं ये वीडियो अब स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, आप सभी की स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो हो रहा है और पहला क्वेश्चन है H2PO4- का संयुग्मी क्षारक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना H2PO4- वाला, ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। ये क्या है फ्रेंड्स, एक्चुअली में H2PO4- जो है वो एक एसिड है। क्या है? एसिड मीन्स अम्ल है। ठीक है, कि ये जो एसिड आप सभी को दिया हुआ है क्वेश्चन में H2PO4-, इसका हमें क्या निकालना है? संयुग्मी क्षारक। संयुग्मी क्षारक मीन्स कंजुगेट बेस निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? कंजुगेट बेस। तो इसके लिए फ्रेंड्स सिंपली हम क्या करते हैं, जो भी एसिड दिया होता है ना उससे एक H को निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, जो भी हमको एसिड क्वेश्चन में दिया रहेगा उससे मैं एक H को बाहर निकाल दूंगी, तो जो बचता है फ्रेंड्स वही होता है उसका संयुग्मी क्षारक या फिर कंजुगेट बेस। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है, H2PO4- है, मीन्स इस पर क्या है, एक चार्ज है अभी। ठीक है, सिर्फ क्या है, 1 चार्ज है। तो देखिए यहाँ से मैं H बाहर निकाल दूंगी। क्या निकालूंगी? एक H में यहाँ से क्या कर दूंगी, बाहर कर दूंगी। तो H में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, H+ होता है एक्चुअली में हमेशा। तो जब मैं एक H निकाल दूंगी, है ना, एक प्लस जब मैं निकाल दूंगी तो ये जो 1 चार्ज है ना, यहाँ पर ध्यान से सुने। ठीक है, जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए आप सभी, कि यहाँ पर जब मैं एक H निकाल दूंगी तो इसमें क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। तो जब एक प्लस चार्ज बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर जो -1 चार्ज दिखाई दे रहा है ना, ये अब क्या हो जाएगा, 2- चार्ज हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर डबल चार्ज हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज चले जाने से एक और माइनस चार्ज इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन ए दिया हुआ है ना, यही आपका आंसर है। अब ये आंसर क्यों होगा फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए यहाँ से मैं क्या करी, एक H+ बाहर निकाल दी तो क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ एक ही H बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक ही H है, दिखाई दे रहा है ना, ऑप्शन ए में एक ही H है। उसके बाद PO4 तो जैसा का तैसा रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ से एक प्लस चार्ज बाहर निकल गया तो एक प्लस चार्ज आकर के जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2- चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अब आप सभी सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि आखिर ये संयुग्मी क्षारक या फिर जो कंजुगेट बेस है वो होता क्या है। तो फ्रेंड्स ये जो कंजुगेट बेस है और जो कंजुगेट एसिड है, मीन्स संयुग्मी क्षारक और संयुग्मी अम्ल जो है वो क्या होता है, मैं आप सभी को थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये रेलवे NTPC में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन आप पूछा जा चुका है, और साथ ही ACF का जो एग्जाम आप सभी देने वाले हैं, जो भी बच्चे ACF का एग्जाम देने वाले हैं उनके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये जो संयुग्मी क्षारक वाला क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ACF एग्जाम में तो स्पेशली दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है जो सिलेबस है उसमें कि एसिड और बेस आपको पढ़ना ही है, तो इसलिए आपको एसिड और बेस से रिलेटेड हर तरह की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मैं आप सभी को भी बता देती हूँ कि ये जो कंजुगेट बेस और जो कंजुगेट एसिड होता है वो आखिर होता क्या है। तो आप सभी अपने स्क्रीन पर देखिए, मैं आप सभी को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी देख रहे होंगे कि एक साइड लिखा हुआ है HCl, फिर लिखा हुआ है +H CO3। ठीक है,
तो यहाँ पर ये जो HCl है वो किसका काम कर रहा है, ये एसिड ही होता है, वैसे काम नहीं कर रहा है, ये एसिड ही है और स्ट्रॉन्ग एसिड है जो HCl है वो, ठीक है। तो HCl एसिड है और HCO3 क्या है, ये बेस है, ठीक है, क्या है, बेस है। तो देखिए जब ये जो HCl है ना, क्या जब ये HCl जो है यहाँ से H+ क्या कर देता है, बाहर कर देता है, ठीक है, क्या किया, HCl जो है H+ बाहर कर दिया, तो इसमें क्या बचेगा, ओनली Cl- बचेगा, क्या बचेगा, Cl-। तो ये जो Cl- है ना, वही क्या कहलाता है, इस HCl का संयुग्मी क्षारक कहलाता है। मीन्स किसी भी अम्ल के द्वारा, क्या, किसी भी अम्ल के द्वारा एक प्रोटॉन त्याग देने के बाद, ठीक है, ध्यान से सुनिए आप सभी, कोई भी एसिड जब H+ क्या कर देता है, त्याग देता है, मीन्स H+ को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, तो जो भी बचता है ना, ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं, जो भी बचेगा उसके बाद वो क्या होता है, उसका संयुग्मी क्षारक होता है, ठीक है, उसका क्या होता है, संयुग्मी क्षारक। एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी भी अम्ल के द्वारा जब प्रोटॉन का त्याग किया जाता है, एक प्रोटॉन का त्याग किया जाता है, तो जो भी बचता है ना त्याग करने के बाद, मीन्स H+ के बाहर निकल जाने के बाद जो एसिड है उसमें जो भी बचा रहता है वो क्या कहलाता है, उसका संयुग्मी क्षारक कहलाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में HCl क्या है, यहाँ पर अम्ल है, तो HCl से एक H+ क्या हो गया, बाहर निकल गया, उसने डोनेट कर दिया उसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, Cl- बचा ना, तो ये जो Cl- है वो HCl का क्या है, कंजुगेट बेस है, ठीक है, मीन्स संयुग्मी क्षारक है। इसी तरह से फ्रेंड्स कोई भी क्षारक, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो नोट कर लीजिएगा, कोई भी क्षारक जो है ना अगर H+ ग्रहण करता है, ठीक है, क्या करता है, H+ क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, मीन्स एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है। तो एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो भी बनता है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर क्या है, HCO3 है, तो ये HCl से क्या किया, एक H क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो H2CO3 बन गया ना, क्या बन गया, H2CO3। तो यही जो बनता है ना वो क्या कहलाता है, उस क्षारक का संयुग्मी अम्ल कहलाता है या फिर कंजुगेट एसिड कहलाता है, ठीक है। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए मैं क्या बोल रही हूँ, कि कोई भी क्षारक जब एक H+ क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो क्षारक के H+ एक्सेप्ट करने के बाद जो भी एसिड बनता है ना, क्या बनता है, जो भी एसिड बनता है वो उस क्षारक का या फिर उस बेस का क्या कहलाता है, कंजुगेट एसिड कहलाता है, ठीक है, मीन्स संयुग्मी अम्ल कहलाता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार इस एग्जाम्पल में HCl का संयुग्मी क्षार क्या होगा, Cl-, ठीक है, HCl का कंजुगेट बेस क्या होगा, Cl-। इसी तरीके से HCO3 का संयुग्मी अम्ल, क्या HCO3 का संयुग्मी अम्ल या फिर कंजुगेट एसिड होगा H2CO3, ठीक है, क्या होगा, H2CO3। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आखिर कंजुगेट बेस एंड कंजुगेट एसिड मीन्स संयुग्मी क्षार और संयुग्मी अम्ल आखिर होता क्या है, ठीक है, और आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन मैं आप सभी को करवा देती हूँ। देखिए आप सभी की स्क्रीन पर क्वेश्चन है, HCO3- का संयुग्मी क्षारक है, ठीक है, यहाँ पर भी क्या पूछ रहा है, कंजुगेट बेस पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली H को क्या कर देंगे, हम बाहर कर देंगे, तो यहाँ पर H+ जब बाहर जाएगा तो CO3, ठीक है, क्या है जो CO3 मीन्स HCO3 में जो एक माइनस चार्ज है, तो H जब बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, CO3 2- हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है फ्रेंड्स इसका आंसर है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, ठीक है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन, नॉर्मल KOH का pH है, क्या पूछा है फ्रेंड्स, कि अगर हम नॉर्मल KOH लेते हैं तो इसका नॉर्मल KOH मीन्स क्या, KOH को क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्या है ये, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका pH क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो मैं आप सभी को बता देती हूँ फ्रेंड्स कि ये जो KOH होता है ना ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए फ्रेंड्स इसका जो pH होता है ना नॉर्मल KOH का वो 14 होता है। कितना होता है, 14 मीन्स 14 होता है, ठीक है। और 14 किसका होता है फिर, जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक होता है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा क्षारीय होता है, उसी का ही होता है 14। तो फ्रेंड्स ये जो KOH है वो क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, प्रबल क्षार है, तो इसलिए इसका pH कितना होता है, 14 होता है। और ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना उसका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, इसलिए आप सभी को डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है।
तो इसलिए फ्रेंड्स आप सभी इसे जरूर याद रखिए। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अम्ल की शक्ति उसकी इस प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स कि कोई भी अगर एसिड है ना, तो वो एसिड कितना ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, क्या कितना ज्यादा स्ट्रांग है वो किस बात पर निर्भर करता है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, एक अम्ल की शक्ति मीन्स जो अम्ल है उसका जो पावर है उसकी इस प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। तो आप सभी ने ब्रोंस्टेड-लॉरी का थ्योरी पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा होगा फ्रेंड्स, तो मैं बता देती हूँ कि ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी ये कहता है कि कोई भी एसिड जो होता है वह क्या करता है, प्रोटॉन का त्याग करता है। क्या करता है, प्रोटॉन का त्याग करता है, मीन्स प्रोटॉन को डोनेट करता है। उसी तरीके से जो बेस होता है वो क्या करता है, प्रोटॉन को ग्रहण करता है, ठीक है, मीन्स H+ क्या करता है, ग्रहण करता है या एक्सेप्ट करता है। तो फ्रेंड्स जो अम्ल जितना आसानी से, ठीक है, क्या कोई भी जो एसिड है वो जितना आसानी से H+ का त्याग कर देता है वो उतना ही स्ट्रांग क्या होता है, एसिड होता है, उतना ही प्रबल अम्ल होता है। उसी तरीके से फ्रेंड्स जो बेस होता है या फिर क्षार होता है वो जितना दृढ़ता से, ठीक है, जितना स्ट्रांगेस्ट तरीके से किसी भी प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है वो उतना ही ज्यादा क्या होता है, स्ट्रांग बेस होता है या फिर प्रबल क्षार होता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आएगा बी, ठीक है, किस बात पर निर्भर करता है, प्रोटॉन त्यागने की, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वह यौगिक जो लुईस अम्ल नहीं है। क्या पूछ रहा है, वह यौगिक जो लुईस अम्ल नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो AlCl3 दिया है, ठीक है, BF3 दिया हुआ है, फिर FeCl3 दिया हुआ है, तो ये जो तीनों है ना वो क्या है, ये लुईस अम्ल है, ठीक है, लुईस एसिड है। लेकिन ये जो NH3 दिया हुआ है ना, अमोनिया, ये क्या है, ये लुईस बेस है, क्या है, लुईस क्षार है, ये अम्ल नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पीएच वैल्यू से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, है ना। वैसे तो मैं आप सभी को अपने पिछले वीडियो में, है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से जो पीएच वैल्यू के क्वेश्चन है उसको करवा चुकी हूँ, इतने अच्छे से बता चुकी हूँ कि शायद ही आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा, ठीक है, कौन सा वाला पीएच वैल्यू जिसमें मैं निकालना बताई हूँ, तो मैं डेफिनेटली श्योर हूँ फ्रेंड्स कि आप कोई भी एग्जाम दो, ठीक है, आप चाहे व्यापम एग्जाम दे रहे हो, चाहे पीएससी दे रहे हो, चाहे ACF का एग्जाम दो, ठीक है, इसी तरीके से चाहे आप रेलवे का एग्जाम दो, NTPC है ना, NTPC का एग्जाम जैसा कि सामने होने वाला है, उसके बाद ग्रुप डी का भी एग्जाम होने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप कोई भी एग्जाम दो, कैसा भी क्वेश्चन आए, किसका एसिड बेस वाला जो रहता है ना पीएच निकालने वाला, तो कोई भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आपने मेरा वो पिछला वाला वीडियो देखा होगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो आप मेरे इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। और मैं ये जो वीडियो है फ्रेंड्स, है ना, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन सीरीज चल रहा है उसका मैं लिंक दे दूंगी, ठीक है, जिससे आप सभी वहां भी जाकर के देख सकते हैं। और मैं कहना चाहूंगी कि आप देखिए, है ना, मिस बिल्कुल भी ना करें। और कोई भी अगर डाउट आता है फ्रेंड्स, है ना, तो आप मुझे बेशक कमेंट कर सकते हैं। क्या फ्रेंड्स मैं आप सभी को आज भी एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, ये जो पीएच वाला है उससे। तो क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिया हुआ है 0.001 m NaOH, क्या दिया हुआ है, 0.001 m, m क्या है फ्रेंड्स, मोलैरिटी, ठीक है, क्या शो करता है वो, मोलैरिटी, ठीक है। तो 0.001 मोलैरिटी का क्या दिया, मोलैरिटी मीन्स हिंदी में क्या बोलते हैं, मोलरता कहते हैं, क्या कहते हैं, मोलरता, ठीक है। तो 0.001 मोलरता का क्या दिया हुआ है, NaOH दिया हुआ है, NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है। तो हमें इसका पीएच बताना है, क्या बताना है, पीएच बताना है। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि कभी भी अगर m दिया रहता है ना, है ना, m, तो ये m क्या शो करता है, ये जो m है ना हमें क्या बताता है, ये m जो है, जैसे कि अगर ये एसिड होता, ठीक है, सपोज अगर ये एसिड होता तो ये H+ जो आयंस होते हैं ना उसका सांद्रण बताता, मीन्स उसका कॉन्सेंट्रेशन बताता, ठीक है, जिसकी हमें जरूरत पड़ती है पीएच मान निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर तो NaOH दिया हुआ है, मीन्स ये क्षार है। OH मीन्स क्या है फ्रेंड्स, OH क्या शो करता है, क्षार, है ना, किसको शो करता है, वे बेस का इंडिकेटर है, ऐसा कह सकते हैं हम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो OH दिखाई दे रहा है मेरे को, इसका मतलब ये है कि ये जो M दिया हुआ है ना, M वो क्या दिया हुआ है, ये जो OH है ना, OH उसका सांद्रण दिया हुआ है, उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। तो अब हम कैसे करेंगे, हमें तो H+ चाहिए, क्योंकि देखिए आप सभी स्क्रीन पर पीएच का फॉर्मूला लिखा हुआ है,
pH निकालने का फार्मूला होता है pH इज इक्वल टू माइनस log 10 H प्लस होता है। तो हमें H प्लस आयन ही चाहिए रहता है हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स आगे आप सभी को मैं सॉल्व करके बता देती हूँ। यहाँ पर जो 0.001 m लिखा हुआ है ना, इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, 10⁻³ m करके लिख सकती हूँ, ठीक है। क्या लिख सकती हूँ, 10⁻³ m करके लिख सकती हूँ, ठीक है ना। अब देखिए मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, है ना, इसे मैं बहुत ही डिटेल से बता चुकी हूँ अपने पिछले वीडियो में। स्पेशली मैं इस क्वेश्चन मतलब ये जो लिखी थी ना 10⁻³ करके पॉइंट वाले को, तो उसको बहुत ही डिटेल से 5 मिनट में कम से कम बताई होंगी, ताकि आर्ट्स वाले, एग्रीकल्चर वाले या फिर जो भी अदर सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं जो मैथ्स वाले नहीं है उनको भी समझ में आ जाए करके, ठीक है। बायो वाले भी कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें कई बार समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए भी मैं बहुत ही डिटेल से बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा अलग ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। वहाँ पर तो मैं थोड़ा सा मैथ्स वाला यूज़ करके बता देती, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताती हूँ। देखिए क्या करेंगे हम, कभी भी अगर दशमलव के बाद ऐसा दिया हुआ, जैसे यहाँ पे 0.001 दिया है, तो हमें इसे 10 के पावर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है कि दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है, तो यहाँ पर कितनी संख्या है, 3 संख्या है ना, 1 2 3, ठीक है। तो उसको क्या करूँगी मैं 10 के पावर में लिखूंगी, क्या करूँगी 10 के पावर में लिखूंगी दशमलव के बाद जितनी संख्या है उसको। अब देखिए ये पॉइंट है ना, कभी भी पॉइंट में लिखा होता है ना तो हमेशा हम पावर में क्या लगाते हैं, पावर मीन्स घात में। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखी हूँ मैं, 10 के घात में -3 लिखी हूँ, ठीक है, मीन्स 10⁻³ लिखी हूँ, ठीक है। 10 के घात में मैं क्या लिखी हूँ, -3 लिखी हूँ, मीन्स ऋणात्मक 3, ठीक है। तो ये माइनस साइन क्यों लिखी हूँ मैं, क्योंकि पॉइंट है, कभी भी पॉइंट रहता है ना तो हम क्या कर लेते हैं 10 की पावर माइनस करके लिखते हैं। तो यहाँ पर संख्या कितना है, 3 है, और ये पॉइंट के बाद है, इसलिए मैं क्या लिखी हूँ 10 की पावर -3। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आपको उतने लंबा चौड़ा तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं वैसे पहले भी बताई थी कि आपको लंबा चौड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ करके, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि मैं ये क्यों लिख रही हूँ, कैसे लिख रही हूँ, आखिर कौन सा रूल इसमें फॉलो हो रहा है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपको पता नहीं रहेगा ना तो आप कितना क्वेश्चंस को रटेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर दिया 0.001, कहीं पर दिया रहेगा पॉइंट मीन्स दशमलव, है ना, दशमलव के बाद 0.0001 दिया रहेगा, तो आप क्या करेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स आपका समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप सिंपल सा ट्रिक याद रखिए कि कभी भी ऐसा दिया रहा है पॉइंट में करके 001 दिया है यहाँ पर, है ना, तो आप क्या करेंगे पॉइंट के बाद मीन्स दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है ना उसको 10 के पावर में लिखिए और उसके सामने माइनस लगा दीजिए, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 की पावर -3 m, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये OH माइनस का क्या है, सांद्रण है। अब आखिर ये सांद्रण क्या होता है फ्रेंड्स, सांद्रण वैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मोल पर लीटर, ठीक है। मीन्स ये जो OH माइनस है वो पर लीटर कितना है ये बताता है। ये पर लीटर अगर मैं NaOH लेती हूँ तो उस पर लीटर में OH माइनस कितना मोल में है, मीन्स कितनी संख्या में है ये बताता है, ठीक है। तो ये सिंपल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दिया हुआ है, OH माइनस दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, OH माइनस का सांद्रण या कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, मुझे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन या फिर उसका सांद्रण चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो मुझे किसका मिला, OH माइनस का मिला, लेकिन फॉर्मूला में है H प्लस। तो अब मैं इसे कैसे निकालूंगी, तो फ्रेंड्स एक और फॉर्मूला होता है, ये जो H प्लस और OH माइनस का जो सांद्रण या फिर कॉन्सेंट्रेशन होता है, इनका जो इंटू होता है, इंटू मीन्स गुणनफल, ठीक है। क्या इनका गुणनफल क्या होता है, 10 की पावर -14 होता है। कितना होता है, 10 की पावर -14 मीन्स 10 के घात -14 होता है, ठीक है। तब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, OH जो माइनस है उसकी वैल्यू मुझे पता है तो उसको मैं रख दूंगी, ठीक है। तो मैं ऐसे उसको रख दी। अब मुझे क्या चाहिए, H प्लस का मान चाहिए ना, तो मैं इस जो 10 की पावर -3 है ना इसको सेकेंड साइड ट्रांसफर कर दूंगी, ठीक है। कहाँ पर ट्रांसफर कर दी मैं, सेकेंड साइड। तो अब क्या होगा फ्रेंड्स, अब देखिए नीचे में क्या है 10 की पावर -3, ऊपर में क्या है 10 की पावर -4, तो दोनों में क्या है, देखिए यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, मीन्स बेस बोनने से आधार, इसे क्या कहते हैं हम, आधार कहते हैं ना। तो ये दोनों का आधार सेम है, तो इसका जो पावर है फ्रेंड्स वो क्या हो जाता है, यहाँ पर ये डिवाइड में है, क्या डिवाइड में है, ये 10 की पावर -3 डिवाइड में है। तो पहले मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी, कहाँ लेकर जाऊंगी, ये अभी डिनोमिनेटर में है, तो अब मैं इसको न्यूमरेटर मीन्स हर से अंश में लेकर जाऊंगी। तो फ्रेंड जब मैं इसको ऊपर लेकर गई है ना अंश में न्यूमरेटर में, तो ये प्लस हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भागित से है ना मीन्स डिवाइडेड में है, अगर वो ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, उसका घात या फिर पावर, ठीक है। तो ये प्लस हो गया था 3, तो अब ये क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 14 में माइनस चार्ज है ना,
और यहाँ पर 3 में प्लस चार्ज है। तो फ्रेंड्स कभी भी हम जोड़ते हैं तो अगर किसी एक में भी माइनस चार्ज होता है तो हमेशा घट जाता है, तो ये भी घट जाएगा, तो घटेगा तो कितना आएगा, -11 आएगा। ठीक है, कितना आ गया, -11। अभी माइनस क्यों आया, क्योंकि कभी भी हम जोड़ते हैं, है ना, क्या कभी भी जोड़ते या घटाते हैं तो हमेशा उसी का साइन लगता है जो संख्या बड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 14 बड़ा है ना, तो इसमें कौन सा चार्ज है, इसमें माइनस चार्ज है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, -11 आएगा। ठीक है, किस प्रकार हमें H प्लस का मान मिल गया। अब हम इसे कहाँ पर रख देंगे, जो pH वाला मान निकालने का फार्मूला है ना, वहां पर रख देंगे। तो pH का मान निकालने वाले फार्मूले में रख दिए हम लोग। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए जब हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, फार्मूला से ये सब होता है ना, मैं पहले ही सब बता चुकी हूँ। तो ये जो 10⁻11 है ना, तो फार्मूला से क्या होता है, ये सामने आ जाता है। फार्मूला भी मैं आप सभी के लिए लिख दी हूँ, है ना, देख लीजिए। तो 11 क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी माइनस है, -11 में भी है और इसके सामने भी माइनस है। तो ये माइनस माइनस जब आपस में गुना होता है ना तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर log 10 है, तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये फार्मूला ही है ना, ये आप सभी को याद ही रखना है कि ऐसा फार्मूला होता है करके। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो फिर 11 मीन्स 11 गुणित 1 करूंगी तो कितना मिलेगा, मेरे को 11 ही मिलेगा ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 11। तो इसका pH मान कितना है फ्रेंड्स, 11 है। मीन्स डी ऑप्शन जो दिया हुआ है आप सभी को क्वेश्चन में, वही आपका आंसर है। कौन सा वाला, डी ऑप्शन। ठीक है ना। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और एक बार फिर बता देती हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और pH वैल्यू वाला तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। ठीक है, और खासकर ACF में तो इससे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। आप देखते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर शो हो रहा है। और अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, जल का pH निम्न के साथ बढ़ता है। क्या दिया हुआ है, जल का pH निम्न के साथ बढ़ता है। तो फ्रेंड्स जल का जो pH है ना, वो ताप में वृद्धि के साथ बढ़ता है। ठीक है, क्या बोली फ्रेंड्स मैं, कि जो जल है ना उसका pH मान जो है वो ताप में वृद्धि के साथ बढ़ता है। क्या होता है, ताप में वृद्धि के साथ बढ़ता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अमोनियम आयन है। ठीक है, अमोनियम आयन क्या है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो ये जो अमोनियम आयन है ना, तो देखिए अमोनिया आपने सुना होगा, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। क्या होता है, NH3। ठीक है, तो जब ये अमोनिया क्या है फ्रेंड्स, अमोनिया ये क्षार है, तो जब ये एक H+ ग्रहण कर लेता है ना तो ये क्या बनाता है, NH4+ बनाता है। क्या बनाता है, NH4+। तो फ्रेंड्स ये क्या कर लिया, एक H+ ग्रहण कर लिया ना, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये इसका संयुग्मी अम्ल हो जाएगा। किसका, NH3 का संयुग्मी अम्ल हो जाएगा। कौन सा, अमोनियम आयन। तो क्या है फ्रेंड्स, एक संयुग्मी अम्ल है। ठीक है, क्या है, एक संयुग्मी अम्ल। ठीक है ना। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आप सभी को ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करना ही है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी बन सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जल है एक मीन्स जल क्या है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, उभय प्रोटिक विलायक है, अप्रोटिक है। उभय प्रोटिक बोलने से क्या, एम्फोटेरिक। ठीक है, क्या, एम्फोटेरिक। तो फ्रेंड्स ये जो है ना वाटर, वो एक्चुअली में क्या है, ये एक एम्फोटेरिक सॉल्वेंट ही है। ठीक है, क्या है, एम्फोटेरिक सॉल्वेंट ही है। ठीक है, तो आप सभी इसे जरूर याद रखिए, क्योंकि फ्रेंड्स जो जल होता है ना, जल या वाटर, ये स्ट्रांग जो एसिड होता है, ठीक है, मीन्स जो प्रबल अम्ल होता है ना उसके साथ कैसा व्यवहार करता है, ये क्षार के जैसा व्यवहार करता है। ठीक है, दुर्बल क्षार के जैसा। और जहाँ पर क्या होता है, प्रबल क्षार होता है ना, प्रबल क्षार मीन्स स्ट्रांग बेस होता है, वहां पर ये दुर्बल अम्ल के जैसा व्यवहार करता है। किसके जैसा, दुर्बल अम्ल के जैसा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार ये दोनों की तरह व्यवहार करता है, अम्ल के जैसा भी और बेस के जैसा भी, मीन्स एसिड के जैसा भी और बेस के जैसा भी। इसलिए ये जो जल है इसको क्या लेते हैं, उभय प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, मीन्स एम्फोटेरिक सॉल्वेंट, उभय प्रोटिक विलायक कहते हो। तो इसका ऑप्शन ए क्या है, सही आंसर है। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स आप सभी के लिए, 10⁻8 m HCl विलयन का pH क्या होगा। क्या पूछ रहा है, 10⁻8 m HCl विलयन का pH क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर डायरेक्टली H+ का ही मान दे दिया है। किसका मान दे दिया है, H+ का ही मान दे दिया है। तो इसके पहले मैं आप सभी को अच्छे से सॉल्व करके बता दी हूँ। ठीक है, बता दी हूँ ना, तो आप सभी को मैं वैसे आंसर बता देती हूँ। इसका ऑप्शन ए जो है वही आंसर है। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन ए जो है ना वही आंसर है।
फ्रेंड्स मैं आप सभी को होमवर्क दे रही हूँ, आप सभी इसका जो pH मान है ना इसे निकाल करके बताइएगा। यहाँ पर 10 पावर क्या दिया हुआ है, -8 मीन्स 10 के घात में -8 दिया हुआ है। ठीक है, क्या है ये, 8 दिया हुआ है। तो आप सभी इसे होमवर्क के रूप में ले लीजिएगा। ठीक है, मीन्स आप सभी घर में बनाकर देखिएगा। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद, और मुझे बताइएगा आपको कोई भी परेशानी अगर हुआ होगा तो। ठीक है, मिस अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या 8 है। आप सभी इसे घर में बनाकर देखिएगा। ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, ये रहा आप सभी के लिए एसिड बेस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आप सभी को आगे जो क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ ना, वो सारे क्वेश्चंस आप सभी का रिएक्शन से रिलेटेड है, मीन्स जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ना उससे संबंधित है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, जब ताप परम शून्य है, ठीक है, एवं अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, यह इंगित करता है कि अभिक्रिया, ठीक है, क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, अगर मैं टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेती हूँ, ठीक है, क्या लेती हूँ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेती हूँ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर परम शून्य ताप। ठीक है, अब ये क्या होता है फ्रेंड्स, जो 0 केल्विन होता है ना, क्या 0 केल्विन का जो टेम्परेचर होता है उसे क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, परम शून्य ताप कहते हैं। तो अगर ताप क्या फ्रेंड्स, परम शून्य है या एब्सोल्यूट है, और अभिक्रिया कैसी, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी मीन्स एक्सोथर्मिक है, क्या है, एक्सोथर्मिक है, तब कौन सी अभिक्रिया होती है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, इस यहाँ इंगित करता है कि अभिक्रिया मीन्स ये जो आप सभी को कंडीशन दी गई है ना, कौन सा वाला, एब्सोल्यूट टेम्परेचर और एक्सोथर्मिक वाला, इस कंडीशन में कौन सा रिएक्शन हो सकता है ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन डी है ना वही सही आंसर है। कौन सा वाला, स्वतः प्रवर्तित है, मीन्स जो अभिक्रिया कोई भी रिएक्शन होगा ना ऐसी कंडीशन में वो कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस मीन्स स्वतः प्रवर्तित होगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को क्वेश्चंस को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाऊँ, चाहे मैं फिजिक्स पढ़ाऊँ आप सभी को, चाहे मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊँ, आपको क्वेश्चन समझाने की मेरी पूरी कोशिश रहती है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे ना आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप सभी से मैं कहना चाहूँगी, कभी भी अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो क्वेश्चन को अच्छे से ज़रूर पढ़िए। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका जो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन होता है ना वो क्वेश्चन पढ़ने से ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है ना। तो देखिए फिर इसका जो ऑप्शन डी था ना, स्पॉन्टेनियस मीन्स स्वतः प्रवर्तित, यही आपका आंसर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो देखिए फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन है जल का वाष्पन है। ठीक है, क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, जल का वाष्पन मीन्स जब वाटर से क्या होता है, जब वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, मीन्स जब वाटर का वेपराइजेशन होता है। क्या बोली फ्रेंड्स मैं, जब वाटर का वेपराइजेशन मीन्स जब जल का वाष्पन होता है तो वो कैसी अभिक्रिया होती है ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। ठीक है, ऊष्माशोषी मीन्स इंडोथर्मिक, कैसा रिएक्शन होता है ये, इंडोथर्मिक होता है। और फिर डायरेक्ट ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। मैं बार बार बता रही हूँ कि ये सारे जो क्वेश्चन मैं आप सभी को करवा रही हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में काम आएगा, ACF ही नहीं, जैसा कि अभी मैं बताई NTPC है ना, रेलवे का जो भी एग्जाम आप दोगे, क्योंकि आजकल ग्रुप डी में भी छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं करता है, वो अब थोड़ा सा हाई करते जा रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, इसलिए आप सभी जो भी रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी मेरे सारे वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। डेफिनेटली आपका जो दिमाग है वो थोड़ा सा डेवलप करेगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, क्योंकि जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाते हैं ना हमें आइडियाज़ मिलते जाते हैं कि हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इसलिए आप सभी को क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा है फ्रेंड्स, बी। ठीक है, ऊष्माशोषी प्रक्रिया मीन्स जल का जो वाष्पन होता है वो क्या होता है, एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, इंडोथर्मिक प्रक्रिया या फिर अभिक्रिया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर शो रहा है, नेप्थेलिन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, नेप्थेलिन जो सॉलिड है, देखिए यहाँ पर ऐसे लिखा है ना, वो सॉलिड को शो कर रहा है। तो नेप्थेलिन क्या है, जब सॉलिड है और जब वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। सॉलिड से डायरेक्टली कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। ठीक है, नेप्थेलिन जो है वो, तो फ्रेंड्स इसमें एंट्रोपी परिवर्तन होता है। ठीक है, क्या होता है, एंट्रोपी परिवर्तन होता है। तो आखिर ये कैसा रिएक्शन है ये पूछा जा रहा है आप सभी को। ठीक है, सिंपली क्या पूछा जा रहा है, नेप्थेलिन जब सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है तो एंट्रोपी क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो ये रिएक्शन जो है वो कौन सा रिएक्शन है ये पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, हालांकि यहाँ पर फिर से एंट्रोपी करके लिख दिया है लेकिन क्वेश्चन वही है। ठीक है, आप सभी जो क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उसको समझकर भी
समझ सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछ रहा है कि जो रिएक्शन है वो किस टाइप का रिएक्शन है ये पूछ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो रिएक्शन है ना सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने का, इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन मीन्स इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। इंग्लिश में क्या है? सब्लिमेशन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप सभी ने अभी तक क्या सुना होगा? कपूर सुना होगा, है ना? सुना होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि कपूर भी फ्रेंड्स क्या होता है? सॉलिड होता है। जब हम उसे जलाते हैं तो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है क्या? नहीं। तो ये जो रिएक्शन है ये स्पेशल टाइप का रिएक्शन होता है, ठीक है, जिसमें जो सॉलिड है मीन्स ठोस जो है वो डायरेक्टली गैस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन बी है ना वो सही आंसर है, ठीक है। कौन सा वाला? ऑप्शन बी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी मैं आप सभी को बता दी हूँ। तो नेप्थलीन का एग्जांपल भी याद रखिए। अधिकतर वैसे कपूर का एग्जांपल सबको पता ही रहता है, लेकिन इसका एग्जांपल नेप्थलीन भी है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर शो हो रहा है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीकरण में होती है, मीन्स अगर ऑक्सीडेशन का कोई भी रिएक्शन होता है फ्रेंड्स, किसका? ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीकरण का अगर कोई भी रिएक्शन होता है तो आखिर उसमें क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स कभी भी ऑक्सीकरण का रिएक्शन होता है ना तो उसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है। क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी ना। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन बी है ना वही आपके लिए आंसर है, मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रबल अपचायक है? क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सा प्रबल अपचायक है? तो देखिए फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसमें जो आयोडीन है ना ये प्रबल अपचायक होता है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है और रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सारे जो एलिमेंट दिए हुए हैं ना एक्चुअली में इन्हें क्या कहते हैं? हम हैलोजन कहते हैं ना। क्या कहते हैं? हैलोजन तत्व कहते हैं। तो हैलोजन तत्व में फ्रेंड्स ये जो आयोडीन है ना ये प्रबल अपचायक होता है, ठीक है। कौन सा वाला? जो आयोडीन है ना वो प्रबल अपचायक होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्लोरीन की +1 ऑक्सीकरण अवस्था है, ठीक है। क्या पूछा है फ्रेंड्स? ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन से जो यौगिक है क्लोरीन का, उसमें ये जो क्लोरीन है उसका ऑक्सीकरण अवस्था मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आप सभी को अपने पिछले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि आप सभी कैसे निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो फ्रेंड्स सिंपली हम क्या करते हैं इसमें, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना तो इसमें आपको जितना भी इसका यौगिक या फिर कंपाउंड दिया हुआ है ना उसका अलग अलग क्या निकालना पड़ेगा? उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना यही क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीकरण अवस्था होता है। तो फ्रेंड्स आप सभी इसको अलग अलग सॉल्व करके निकालेंगे अगर कभी भी एग्जाम में आया तो। और यहाँ पर इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स? जो डी है ना यही इसका आंसर है, ठीक है। मैं आपको सभी का निकाल कर नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं पिछले वीडियोस में आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से बता चुकी हूँ। मैग्नीज वाला क्वेश्चन मैं आप सभी को कराई थी जिसमें उसके जितने भी कंपाउंड दिए हुए थे मीन्स जितने भी यौगिक ऑप्शन में दिए हुए थे मैं सभी को सॉल्व करवाई थी, ठीक है ना। तो आप सभी ने अगर किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो आप सभी देखिए क्योंकि वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ फ्रेंड्स क्योंकि आप वीडियोस को देखेंगे तब आपको प्रैक्टिस होगी और आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो Cl2O है ना ये क्या है? यही इसी में ही क्या होता है? क्लोरीन की +1 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो आप सभी को मैं इसे ही निकाल कर बता देती हूँ, ठीक है। तो देखिए Cl2O है तो मैं आप सभी को बता चुकी हूँ किसी का भी अगर हमें निकालना, जैसे कि यहाँ पर मुझे क्लोरीन का निकालना है तो क्लोरीन का निकालना है इसलिए जिसका निकालना होता है उसे हम क्या लेते हैं? X ले लेते हैं। क्या लेते हैं? X ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्लोरीन कितना है? 2 है, ठीक है। क्लोरीन के कितने परमाणु दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पर 2 लिखा हुआ है ना Cl2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा X के साथ, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं हम प्लस करके जो सेकेंड दिया रहता है एटम उसको लिखते हैं, उसका मतलब चार्ज लिखते हैं, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन है ना उसका चार्ज कितना होता है? -2 होता है। कितना होता है? -2। तो फ्रेंड्स ये जो -2 है उसको मैं लिख दूंगी और ऑक्सीजन तो सिर्फ एक ही है इसलिए यहाँ पर 1 से अगर मैं इंटू करती हूँ तो उतना ही मिलता है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये जो Cl2O है ना वो क्या है? एक्चुअली में न्यूट्रल है, मीन्स उदासीन है। और कभी भी उदासीन होता है ना तो हम इक्वल में क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। अगर यहीं पर कोई भी माइनस, जैसा कि यहाँ पर क्या लिखा होता है Cl2O- लिख देता तो हम इज इक्वल टू में क्या लिख देते हैं? -1 लिखते हैं,
ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, मीन्स उदासीन है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इज इक्वल टू में मीन्स बराबर में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है, तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, इसलिए मैं ये वाला जो 2 लिखा है ना, इसको मैं इधर यहाँ पर ले आऊँगी लेफ्ट से राइट में, ठीक है। तो ये माइनस था तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर मुझे x की वैल्यू चाहिए, इसलिए मैं ये वाला जो 2 है उसको भी इधर ट्रांसफर कर दूंगी लेफ्ट से राइट में, ठीक है। तो ये इधर क्या है, गुना में है, मीन्स इंटू में है, तो इधर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और मुझे क्या मिल जाएगा, +1, ठीक है। क्या मिल जाएगा, +1। तो इस प्रकार ये जो ऑप्शन आप सभी को दिया हुआ है ना, डी वाला, यही आपका आंसर है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे मैं आप सभी को पीरियोडिक टेबल के मीन्स आवर्त सारणी के जो तत्व है फ्रेंड्स, है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। और साथ ही फ्रेंड्स मैं आप सभी को ये बता देती हूँ कि ये जो पीरियोडिक टेबल से मैं क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ ना, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसलिए आप सभी को मैं जितने भी क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, कृपया आप सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा और साथ ही मैं जो भी बताऊंगी उसे नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं ये क्वेश्चंस स्टार्ट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन हो रहा है और सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक है। क्या बोल रहा है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, ऑप्शन में दिया हुआ है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये जो जितने भी इसमें तत्व दिए हुए हैं, ये सभी क्या है फ्रेंड्स, ये एलिमेंट्स है, ठीक है, तत्व हैं। तो इन सभी तत्व जो दिए हुए हैं फ्रेंड्स, ये एक ही ग्रुप के तत्व हैं। क्या है फ्रेंड्स, एक ही ग्रुप के तत्व है। आप सभी स्क्रीन पर देखिए, है ना, मैं आप सभी के लिए पीरियोडिक टेबल शो कर दी हूँ, जिससे आप सभी को समझ में आ जाए कि ये सभी क्या है, एक ही जो ग्रुप होता है या फिर वर्ग होता है उसके एलिमेंट्स है या फिर तत्व हैं, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी भी वर्ग में या फिर ग्रुप में ना, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, कहाँ से कहाँ, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, है ना, तो क्या होता है फ्रेंड्स, तो ये जो गुण है ना, कौन सा वाला गुण, वैद्युत धनात्मक मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का जो गुण या फिर प्रॉपर्टी है वो बढ़ते जाता है। क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो आप सभी देख रहे होंगे पीरियोडिक टेबल में कि इसमें से जो बेरियम है ना, कौन सा वाला, बेरियम, बेरियम को कैसे शो करते हैं फ्रेंड्स, BA, ठीक है, कैसे, BA करके, है ना, स्मॉल a रहता है और कैपिटल B रहता है। तो आप सभी देख रहे होंगे कि स्मॉल ए और कैपिटल बी वाला मीन्स पहले कैपिटल बी है उसके बाद ए करके, तो वही बेरियम है, ठीक है। तो बेरियम कहाँ है फ्रेंड्स, यही सबसे लास्ट में है ना इनमें। तो ये जो बेरियम है ना, ये सबसे ज़्यादा वैद्युत धनात्मक होगा, मीन्स सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का डी है, ठीक है। और जो मैं आप सभी को बताई हूँ कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, अप टू डाउन जाने पर वैद्युत धनात्मक गुण या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव गुण जो है वो बढ़ते जाता है, ये आप सभी जरूर याद रखिए, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन ज्वाला में ईंट जैसा लाल रंग देता है। क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन ज्वाला में ईंट जैसा लाल रंग देता है। मीन्स फ्रेंड्स आपको सिंपली पूछ रहा है कि ये जितने भी एलिमेंट्स ना दिए हुए हैं ना ऑप्शन में, एलिमेंट्स मीन्स तत्व दिए हुए हैं, इनमें से मैं किस तत्व को अगर क्या करूं, जलाऊं, ठीक है। तो ये जब हम इसे जलाते हैं तो इनमें से कौन सा तत्व जो है जलते हुए कैसा दिखाई देता है, ईंट जैसा लाल रंग का दिखाई देता है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो ऑप्शन दिया हुआ है सी, है ना, क्या दिया हुआ है इसमें, कैपिटल C लिखा हुआ है और स्मॉल a मीन्स कैल्शियम, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम, यही आपका सही आंसर है। कौन सा वाला फ्रेंड्स, जो कैल्शियम दिया हुआ है ना, यही आपका सही आंसर है। अगर हम कैल्शियम को जलाते हैं तो ये ईंट जैसा लाल रंग का दिखाई देता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी को दिया हुआ है फ्रेंड्स, क्षारीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ सही क्रम है। क्या दिया हुआ है, क्षारीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ सही क्रम है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स ये भी एकदम सेम है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, अगर हम किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, वर्ग मीन्स ग्रुप में, ठीक है, पीरियोडिक टेबल जो आप सभी ने देखा ना, तो उसमें मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि किसे वर्ग कहते हैं, किसे पीरियड कहते हैं, ठीक है। पीरियड मीन्स आवर्त, ठीक है, और वर्ग मीन्स ग्रुप। तो फ्रेंड्स किसी भी ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं ना, अप टू डाउन जाते हैं, तो क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें भी जो क्षारीय सामर्थ्य है ना, क्षारीय सामर्थ्य में जो बेसिक प्रॉपर्टी है ना, वो क्या होता जाता है, बढ़ते जाता है। क्या होता जाता है, बढ़ते जाता है। तो ये भी फ्रेंड्स आप सभी ने अभी जो देखा था ना, कौन सा वाला,
मैं आप सभी को इससे पहले जो वैद्युत धनात्मक वाला क्वेश्चन कराई थी ना, तो ये उसी ग्रुप के ही तत्व है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम आता है। ठीक है, आप सभी देख रहे होंगे, मैं आप सभी के लिए स्क्रीन पर शो कर दी हूँ, है ना। बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आता है कैल्शियम, उसके बाद है बेरियम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही आंसर होगा, क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो ये गुण बढ़ते जाता है, और हमें क्या बताना है, बढ़ता हुआ क्रम बताना है। तो कभी भी बढ़ता हुआ क्रम बोलता है फ्रेंड्स, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले छोटे वाले को लिखते हैं। ठीक है, मीन्स जिसका कम होगा उसका लिखेंगे, उसके बाद उससे ज्यादा वाले को लिखते हैं, उसके बाद उससे जो अधिक होता है उसको लिखते हैं। ठीक है, मीन्स ग्रेटर देन करके लिखते जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो बेरिलियम ऑक्साइड है ना, उसका सबसे कम होगा और बेरियम ऑक्साइड का सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ये जो ई लिखा हुआ है ना, BE, ये क्या शो कर रहा है, बेरिलियम। ठीक है, जो कैपिटल B और स्मॉल a लिखा हुआ है ना, और उसके साथ O भी है वैसे, तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये बेरियम ऑक्साइड है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा, क्योंकि बेरियम ऑक्साइड जो है वो सबसे ज्यादा क्षारीय होगा। ठीक है, या फिर बेसिक होगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और जैसा कि फ्रेंड्स, मैं आप सभी को क्या बता रही हूँ, मैं आप सभी को वर्ग में बता रही हूँ, है ना, मीन्स ग्रुप में बता रही हूँ कि ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसका जस्ट अपोजिट होता है आवर्त में। ठीक है, क्या होता है, जस्ट अपोजिट आवर्त में। आवर्त मीन्स पीरियड में। ठीक है, अगर हम पीरियड में बाएं से दाएं चलते हैं, ठीक है, कहाँ से लेफ्ट टू राइट चलते हैं, बाएं से दाएं, तो क्या होगा, ये जो क्षारीय गुण है वो कम होते जाएगा। ठीक है, क्या ये जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो कम होते जाएगा। वैसी जो मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला बताई थी, विद्युत धनात्मक वाला, वो भी पीरियड में अगर हम बाएं से दाएं चलते हैं तो क्या होते जाता है, कम होते जाता है। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स इस प्रकार ये अपोजिट ही होता है। तो लगभग जितने भी प्रॉपर्टीज है फ्रेंड्स, वो इजी ही होता है हमारे लिए याद करने के लिए। ठीक है, अगर हम उसे एक बार पढ़े रहेंगे तो वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये जो सिंबल्स दिए हुए हैं ना फ्रेंड्स, कैपिटल BA ये बेरियम के लिए है। ठीक है, जैसा कि पहले मैं बता चुकी हूँ। जो कैपिटल SR लिखा है ना, ये स्ट्रोंशियम पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, स्ट्रोंशियम। कैपिटल CA बता चुकी हूँ, कैल्शियम। ठीक है, और MG को क्या पढ़ते हैं, मैग्नीशियम। तो फ्रेंड्स क्या पूछा गया है कि ये जो तत्व दिए हुए हैं, इनको प्रथम आयनन ऊर्जा के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या फ्रेंड्स, प्रथम आयनन ऊर्जा। ठीक है, आयनन ऊर्जा मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो इसके बारे में भी मैं आप सभी को अपने पिछले वीडियोस में वैसे बता चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सारे एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स है, ये एक ही ग्रुप के हैं। ठीक है, अभी मैं आप सभी को पीरियोडिक टेबल शो करी थी ना। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सभी क्या है, एक ही ग्रुप के हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि कभी भी अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, तो अभी आप सभी देख लीजिए, है ना, स्क्रीन पर देखिए पीरियोडिक टेबल शो हो रहा है। तो ये जो तत्व है फ्रेंड्स, अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो इनकी आयनन ऊर्जा क्या होता है, कम होते जाता है। इसका मतलब यह है कि जो सबसे ऊपर होगा उसका आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा होगा, और जो सबसे नीचे होगा उसका आयनन ऊर्जा या फिर आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगा। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो ऑप्शन ए दिया हुआ है ना आप सभी को क्वेश्चन में, यही आपका सही आंसर है, क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो सबसे यहाँ पर है, ऊपर है, मीन्स इसका क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। और बेरियम का है फ्रेंड्स, बेरियम जो है वो सबसे नीचे है। ठीक है, कहाँ पर है, सबसे नीचे में, मीन्स इसका क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, तो घटते क्रम में निकला मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जिसका सबसे ज्यादा है ना, क्या, जिसका सबसे अधिक है ना, मैक्सिमम है, उसको हम पहले लिखते हैं, उसके बाद उससे जो कम है उसको लिखते हैं। ठीक है, मीन्स ज्यादा से कम की ओर जाते हैं। घटते क्रम में क्या होता है, जो सबसे ज्यादा है मीन्स मैक्सिमम से मिनिमम की ओर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम का सबसे ज्यादा है, उससे कम होगा कैल्शियम, उससे कम स्ट्रोंशियम, और सबसे कम होगा बेरियम का। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी को इस टाइप का क्वेश्चन का सॉल्व करने का क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है ना, अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन, जब धवन सोडा को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। तो फिर जब हम धवन सोडा या फिर वॉशिंग सोडा को गर्म करते हैं ना, तो क्या होता है, जल वाष्प निकलती है। क्या निकलता है, जल वाष्प निकलता है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, ये जो धवन सोडा है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3। क्या होता है, Na2CO3.10H2O, मीन्स ये क्या है, 10H2O, ये जल के 10 अणु हैं। तो जब हम क्या करते हैं, धवन सोडा को गर्म करते हैं ना, वॉशिंग सोडा को, तो यही जो जल के अणु है ना, वो क्या होने लगते हैं, ये जल वाष्प के रूप में बाहर निकलने लगते हैं। जल वाष्प बोलने से स्टीम, ठीक है, स्टीम है ना, वाष्प के रूप में बाहर निकलने लगते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कैल्शियम कार्बाइड के जल अपघटन से बनता है।
किससे पूछा है फ्रेंड्स, कैल्शियम कार्बाइड के जल अपघटन से क्या बनता है, ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स जो कैल्शियम कार्बाइड है ना, इसके जल अपघटन से क्या बनता है, एसिटिलीन बनता है। ठीक है, क्या बनता है, एसिटिलीन बनता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है जलीय विलयन में क्षार धातु आयनों की गतिशीलता क्रम है। क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स कि अगर जो क्षार धातु है, क्षार धातु मीन्स जो एल्कली मेटल्स है फ्रेंड्स, है ना, उसका हम क्या करते हैं, अगर उसका हम जलीय विलयन बनाते हैं, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशंस बनाते हैं, तो उसमें अगर जब ये क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, तो इनकी गतिशीलता, गतिशीलता से मीनिंग यहाँ पर है एक्टिविटी से। ठीक है, किससे, एक्टिविटी से। तो आप सभी से सिंपली ये पूछ रहा है कि जो मेटल्स होते हैं ना, कौन से वाले मेटल्स, एल्कली मेटल्स होते हैं, उसके जो आयन्स होते हैं, तो इनमें से कौन से एलिमेंट का जो आयन होता है फ्रेंड्स, वो सबसे ज्यादा क्या होता है, एक्टिव होता है, वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो गतिशीलता या फिर जो एक्टिविटी है ना फ्रेंड्स, ये जब किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, मीन्स किसी भी ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे आते हैं, तो ये क्या होता है, ये बढ़ते जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें जो ऑप्शन ए दिया हुआ है ना आप सभी का क्वेश्चन में, है ना, कौन सा वाला, ऑप्शन ए जो दिया हुआ है ना, RB प्लस करके लिखा है ना, उसके बाद ग्रेटर देन वाला साइन है ना, उसके बाद K प्लस करके, तो यही आपका सही आंसर है। क्योंकि देखिए आप सभी पीरियोडिक टेबल में, अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो सबसे नीचे क्या है, RB प्लस है ना, RB प्लस मीन्स रूबिडियम बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, रूबिडियम। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स ऊपर से देखेंगे तो लिथियम सबसे ऊपर है ना, उसके नीचे क्या है, सोडियम आता है, फिर पोटेशियम आता है। तो इसलिए फ्रेंड्स ये जो लिथियम है ना, उसका सबसे कम होगा, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर ये बढ़ते जाता है। ठीक है, इसलिए जो रूबिडियम है उसका सबसे ज़्यादा होगा और जो लिथियम है उसका सबसे कम होगा। तो ऑप्शन ए जो दिया हुआ है ना, यही आपका सही आंसर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर शो हो रहा है। नवजात हाइड्रोजन का निर्माण किया जाता है। क्या पूछा है फ्रेंड्स, नवजात हाइड्रोजन का निर्माण किसके किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है Na एवं C2H5OH के द्वारा, मीन्स सोडियम और जो एथेनॉल है उसके द्वारा। ठीक है, एल्यूमिनियम एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको नाम ना देकर के फॉर्मूला दिया हुआ है ना, Al को एल्यूमिनियम कहते हैं और NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। उसके बाद दिया हुआ है जिंक एवं तनु H2SO4 के द्वारा। ठीक है, जिंक एवं तनु H2SO4 बोलने से ये जिंक है Zn और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। किसको कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को। ठीक है, तो इसके द्वारा, तो फिर इसका जो ऑप्शन डी दिया हुआ है ना, उपयुक्त सभी के द्वारा, यही सही ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि जो नवजात हाइड्रोजन है उसका निर्माण फ्रेंड्स इन तीनों रिएक्शंस के द्वारा किया जा सकता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो आप सभी को ये सारे जो 3 रिएक्शन दिया हुआ है ना, वो याद होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। अब देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, वह धातु जो अम्ल के साथ साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी अभिक्रिया करके हाइड्रोजन देती है। क्या पूछा है फ्रेंड्स, आपको ऐसे मेटल का नाम बताना है, मीन्स ऐसे मेटल को चूज करना है जो कि अम्ल के साथ मीन्स एसिड के साथ तो रिएक्शन करके हाइड्रोजन देता ही है, साथ ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन करके हाइड्रोजन देता है। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन बी है ना, यही सही आंसर है। कौन सा वाला, Zn को क्या कहते हैं, जिंक कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बी ऑप्शन दिया हुआ है ना, यही सही आंसर है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी की स्क्रीन पर शो हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से क्या डालकर जल की स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। क्या बोला है फ्रेंड्स, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या डालना चाहिए जल में, ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर तो शायद आप सभी को पता होगा ही कि लवण सोडा या फिर वाशिंग सोडा डालकर हम क्या कर सकते हैं, जल की स्थायी कठोरता दूर कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, जल की स्थायी कठोरता दूर कर सकते हैं। और इसका केमिकल नेम क्या होता है फ्रेंड्स, सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। तो देखिए फ्रेंड्स बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये जानबूझकर दिया है आपको फंसाने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर धवन सोडा लिख दिया है ना, क्या लिख दिया है, धवन सोडा मीन्स वाशिंग सोडा लिखा हुआ है और यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट। और बाई चांस अगर आप भूल जाते हैं, मीन्स थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर है आपको कि इसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो सकता था। ठीक है ना, तो आप सभी याद रखिए कि धवन सोडा को क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, बाई नहीं होता है उसमें। ठीक है, और ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है आखिर वो क्या है पता है, ये खाने का सोडा है। ठीक है, खाने के सोडे को क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। और जो धवन सोडा या फिर वाशिंग सोडा होता है उसे क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, ये इनका केमिकल नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन सी क्या होगा, सही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर होगा। ठीक है,
अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कर H2 देता है। क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सोडियम, एन जो लिखा है ना वो सोडियम का क्या है फ्रेंड्स, ये सिंबल है, ठीक है, क्या है, संकेत है। तो सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कर कौन H2 देता है, ये पूछा जा रहा है आप सभी को, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन आप सभी को दिया हुआ है ना, डी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी एसिटिलीन, ठीक है, C2H2, यही आपका सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन फ्रेंड्स, ऑप्शन डी C2H2, और इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसको एसिटिलीन कहते हैं, क्या कहते हैं, एसिटिलीन कहते हैं। तो यही आपका सही आंसर है, ठीक। अब आगे देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आप सभी को दिया हुआ है, उभयधर्मी ऑक्साइड को चिन्हित कीजिए। क्या बोल रहा है, उभयधर्मी ऑक्साइड को चिन्हित कीजिए। उभयधर्मी बोलने से फ्रेंड्स है ना, जिसमें ऐसा ऑक्साइड जिसमें एसिड जैसा भी गुण होता है और किस जैसा भी गुण होता है, जिसमें बेस के जैसा भी गुण होता है, ठीक है। उभयधर्मी को क्या कहते हैं, और एम्फोटेरिक कहते हैं, क्या कहते हैं, वो एम्फोटेरिक, ठीक है, जो कि एसिड के जैसा भी व्यवहार करता है और बेस के भी जैसा, मीन्स अम्ल और क्षार दोनों के जैसा व्यवहार करता है, ऐसा ऑक्साइड आपको बताना है। तो फिर इसका जो ऑप्शन सी दिया हुआ है ना, SnO2, कौन सा वाला, ऑप्शन सी SnO2, यही क्या है फ्रेंड्स, उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है, क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी प्रकृति मात्र अम्लीय है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें भी क्या पूछ रहा है आप सभी को, जैसा कि ये जो आपने पहला क्वेश्चन देखा उसमें क्या पूछा था, एम्फोटेरिक मीन्स उभयधर्मी पूछा था। तो अब आप सभी को पूछ रहा है कि ये जो ऑप्शन में दिया हुआ है हाइड्रोक्साइड, OH को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड। तो जितने भी हाइड्रोक्साइड दिए हुए हैं इसमें से कौन सा एसिड प्रकृति का है, ये पूछा जा रहा है, मीन्स किसका नेचर एसिड है, ये पूछ रहा है। तो फिर इसमें जो ऑप्शन बी दिया, बी नहीं, जो ऑप्शन सी दिया हुआ है ना, बी, कैपिटल बी, OH3, यही आपका सही आंसर है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स है ना, जो धातु होते हैं ना, मीन्स मेटल होते हैं, उनका जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होता है ना, उनकी प्रकृति या फिर नेचर कैसा होता है, क्षारीय होता है, मीन्स बेसिक होता है, ठीक है। और साथ ही जो नॉन मेटल्स होते हैं और जो सेमीकंडक्टर्स या फिर मेटोलाइट्स होते हैं, मेटोलाइट्स मीन्स उपधातु भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, उपधातु, जिनके गुण क्षार के जैसे भी, जिनके गुण जो है धातु के जैसे भी होते हैं और अधातु के जैसे भी होते हैं, मीन्स मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के गुण उसमें रहता है। इसे हम क्या कहते हैं, मेटोलाइट्स कहते हैं या फिर उपधातु भी कहते हैं और सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। तो ये जो उपधातु या फिर सेमीकंडक्टर है ना, और साथ ही जो नॉन मेटल्स है मीन्स अधातु है, इनका जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होता है ना, वो क्या होता है फ्रेंड्स, वो जो है वो अम्लीय होता है, ठीक है, अम्लीय होता है और कुछ का एम्फोटेरिक भी होता है। तो फ्रेंड्स ये जो बी दिया हुआ है ना, BOH3 मीन्स ऑप्शन जो सी दिया हुआ है इसमें ये बी बोरान को शो करता है। बोरान क्या उपधातु है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये क्या बना रहा है, ये अम्लीय वाला बना रहा है, क्या बना रहा है, अम्लीय हाइड्रोक्साइड बना रहा है। तो ऑप्शन सी क्या है, सही ऑप्शन है, ठीक है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप सभी को दिया हुआ है, छद्म ठोस है। क्या पूछ रहा है, छद्म ठोस है ना, मीन्स ऐसा ठोस पूछ रहा है जो कि पूरे तरीके से ठोस नहीं है ना, वो ठोस नहीं है फिर भी हम उसे क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो इसमें जो ऑप्शन आप सभी को दिया हुआ है ना, कौन सा वाला ऑप्शन दिया हुआ है, कांच, कौन सा वाला, कांच, बी वाला ऑप्शन। ये एक्चुअली में क्या है फ्रेंड्स, यही आपका छद्म ठोस है। क्योंकि फ्रेंड्स एक्चुअली में कांच हमें कैसा दिखाई देता है, कांच हमें ठोस के जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से अगर देखा जाए, अगर हम इसे वैज्ञानिकों के तरीके से अगर देखेंगे ना, तो इसमें पता चलता है कि एक्चुअली में ये लिक्विड है। क्या है, ये लिक्विड है ना। इसे क्या कहते हैं, अतिशीतित द्रव कहते हैं हिंदी में, ठीक है, क्या कहते हैं, अतिशीतित द्रव कहते हैं, किसको, कांच को, है ना। तो यही क्या है, छद्म ठोस है। तो आप सभी ये याद रखिएगा, ठीक है ना, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना। इसमें मैं आप सभी को एक और क्वेश्चन और करवा रही हूँ, ठीक है। कौन सा वाला क्वेश्चन, रासायनिक रूप से लिथार्ज है, मीन्स आपको लिथार्ज का फार्मूला पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहा है, लिथार्ज का फार्मूला पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो PbO है ना, क्या है, PbO, यही लिथार्ज का फार्मूला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं आज जितना भी क्वेश्चन करवाई हूँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। साथ ही आप सभी को कहीं भी ये ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले, ठीक है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आजकल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं जितना भी क्वेश्चंस आप सभी को आज इस वीडियो में कराई हूँ
आप सभी उन वीडियो मतलब इन क्वेश्चंस को फ्रेंड्स अच्छे से देखिएगा, ठीक है, और समझने की कोशिश बिल्कुल भी करिएगा। और अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप बेशक मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो भी नए बच्चे हैं मैं उनसे कहना चाहूँगी कि कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए आप सभी, है ना। और कोई भी डाउट अगर होता है तो कमेंट किया कीजिए, ठीक है। क्या किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन में ही आंसर दे दूंगी, ठीक है। और साथ ही नए बच्चे हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आप कंटिन्यू हमारे साथ अपने एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। हमारा जो ग्रुप है ना, पढ़ाकू योद्धा ग्रुप, उसके मेंबर बन पाएंगे, ठीक है। और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।